हेलो गाइस, तो एपिसोड की शुरुआत होती है। मैं देखते हैं कि जय तो बहुत ज्यादा घबराते हुए जेलिस अपने कार में बैठ के अपनी बिल्डिंग में जाने लगता है जहाँ पे वो और तह रहते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि थोड़ा टाइम पहले उसे तह के फादर यानी कि चेयरमैन बीएम का कॉल आया था और उसे कह रहे थे कि मैं दिल्ली से वहाँ पे अपने बेटे से मिलने के लिए आ रहा हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत टाइम से नहीं मिला हूँ। तभी उनकी ये बात को सुन के तो वो भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। तभी जब उसकी चिंता में उसकी गर्लफ्रेंड आके उसे पूछती है कि भला इतनी रात को तुम्हें किसने कॉल किया है, तब तो पहले तो उसके मुंह को ढक के उसके मुंह को बंद करता है और फिर आगे चेयरमैन को बोलता है कि सर आज तो गैंग मास्टर का अपने दोस्तों के साथ कुछ प्लान बना था, इसलिए वो तभी बाहर है और अभी तो वो घर में है ही नहीं, इसलिए क्या आपके लिए अच्छा नहीं होगा कि आप किसी और दिन उनसे आके मिल लो। तभी चेयरमैन उससे कहते हैं कि ये चीज तो और भी ज्यादा अच्छी है क्योंकि एज अ फादर तुम्हें तो पता है कि ये चीज तो मुझे बहुत ज्यादा बॉदर करती है कि भला मेरा बेटा अभी किस तरीके से रह रहा है और क्या भी वो ठीक है कि भी नहीं। और तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा और उसके बीच में कुछ ज्यादा क्लोज बॉन्ड नहीं है और हम लोग दोनों का रिश्ता कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए जब वो भी घर पे नहीं है तब मेरे तो यही बहुत ज्यादा अच्छा है कि मैं जल्दी से वहाँ पे आके लुक अराउंड कर लूँ कि भला वो भी किस तरीके से रहता है और भला भी उसका क्या हालचाल है अपने घर में रह के। तभी फिर चेयरमैन जैसे ये बात को बोलते हैं जय तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि अभी तो उसके घर की हालत पूरी तरीके से खराब है और वहाँ पे तो वो सारे एविडेंस पड़े हैं कि भला तह किस तरीके से रहता है, जहाँ पे बहुत सारी वियर्ड चीजें भी है जिसके अंदर तो कुछ बहुत ज्यादा अजीब सामान, कुछ रोजेस और एक टेडी बियर भी है जो चीजें तक बच्चे को रखने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज और अजीब है। और फिर आगे उन्हीं सारी चीजों को याद करके ये भी बोलता है कि शिट अब तो मैं पूरी तरीके से फंस गया हूँ और अब तो मुझे खुद भी नहीं पता कि भला मेरा आगे क्या होगा। और फिर अगली सीन में हमें देखते हैं कि ऐसी बहुत ज्यादा हड़बड़ी के साथ जय अपने बिल्डिंग में पहुंच गया था, बट फिर आगे वो कुछ और करे उसके पहले अपने पास के बारे में बताते हुए हमें आगे बताता है कि उसे तो लोगों ने बताया था कि वो अभी जिस कंपनी में काम करने के लिए जा रहा है वो कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी और मैसिव है और इस कंपनी में तो काम करने के लिए उसे मिलना उसके लिए बहुत ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। और उसे तो खुद बिलीव नहीं हो रहा है कि भले उसके जैसे इंसान को भले इतनी ज्यादा अच्छी जगह में कैसे जॉब मिल गई। और इसलिए जब वो पास्ट में इस कंपनी को ज्वाइन कर रहा था तब वो अपने सीनियर को वर्कर से भी पूछता है कि क्या यहाँ पे रहते हुए कोई एक बात है जो आप मुझे बताना चाहते हो जो कि मुझे काम में आएगी अगर मुझे यहाँ पे रह के अच्छे से काम करना है। तो जिसपे उसे बताते हैं कि अगर तुम यहाँ पे रह के अच्छे से सर्वाइव करना है तो फिर तुम यहाँ पे बस अपने मुंह को बंद रखना और तुम चुपचाप से अपने काम को करना बस। तभी उनकी ये बात को सुन के तो हमें बताता है कि उसके जो हायर अप्स थे वो उनको तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी जहाँ पे उनके जूनियर बस अपने मुंह को बंद रख के बस चुपचाप की तरह काम करे। और क्या इन्हें पता नहीं है कि दुनिया में जितने भी ब्लैक हेयर कलर के लोग हैं उन्हें तो अपने मुंह खिलाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर क्या अगर ये लोगों को ऐसे कोई इंसान चाहिए था तो फिर क्या ये लोग नॉर्मली बस एक कुत्ते को काम में नहीं रख लेते जो कि बस इनके इशारे में ही भौंक के काम करता। बट इन सारे प्रॉब्लम को होने के बाद भी इस ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता था क्योंकि ये कंपनी उसे जो पैसे दे रहे थे वो पैसे तो बहुत ज्यादा बड़े और उसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल थे। जिसके बाद आगे वही सारी चीजों को इग्नोर करके अपने सीनियर से पूछता है कि अभी जो मुझे जो काम मिल रहा है क्या यहाँ पे सारे लोगों को ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम मिलता है। जिसपे वो उसे बताते हैं कि तुम्हें जो काम मिल रहा है वो बाकी लोगों की तरह यूजुअल नहीं है और हम लोग तुम्हें जो इस टाइप का काम दे रहे हैं वो काम बाकी लोगों से थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी उनकी बात को सुन के तो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया था कि भला उसे क्या स्पेशल काम मिल रहा है। तभी आगे उसे बताते हैं कि जय तुम मेरी बात को बहुत ज्यादा केयरफुली सुन लो कि जो चेयरमैन बीएम है उनके 2 सन है। और मैंने तो पहले सुमर के बारे में भी सुना था कि चेयरमैन बीएम का एक टैजू नाम का एक बच्चा है और साथ ही उनकी इसी फैमिली में उनका यंग मास्टर भी है जिसका नाम ताइहा है। और ये दोनों एक ऐसे बच्चे हैं जो कि पैदा होते ही अपने मुंह में गोल्डन चम्मच को लेकर पैदा हुए हैं। बट पब्लिक को तो इन दोनों बच्चों के बारे में ज्यादा कुछ भी नहीं पता है। बट इवन हम लोग जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे तो सारे लोग बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, बट मैं तो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हूँ कि भला यहाँ पे चेयरमैन बीएम के डिसीजन के बारे में भला किसी को कैसे नहीं पता है कि चेयरमैन बीएम के दूसरा सन भी है। और अगर चेयरमैन अपने दूसरे बच्चे के एग्जिस्टेंस के बारे में नॉर्मल पब्लिक से इतना ज्यादा छुपा रहे हैं तो फिर इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि उनका जो दूसरा बच्चा है और उनका जो यंग मास्टर है वो उनका एक इलेजिमेट चाइल्ड है, मतलब कि वो एक ऐसा बच्चा है जिसको वो एक्नॉलेज करना और बाकी लोगों को नहीं बताना चाहते और शायद से उन्होंने उसे गलती से पैदा किया है। बट ये सारी चीजों को जानने के बाद भी मुझे तो ये चीजें बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगती है क्योंकि चेयरमैन बीएम तो इस टाइप के आदमी है जो कि वुमेन से कुछ ज्यादा ही दूर रहते हैं। बट अगेन उनके पास अभी जिस लेवल की पावर है और उनके पास अभी जिस लेवल की पावर है अगर उनका एक दूसरा इलेजिमेट चाइल्ड है भी तो भी ये चीज उनके लिए कुछ ज्यादा शॉकिंग और ये चीज जानने में मुझे कुछ ज्यादा शॉकिंग नहीं लग रही है, इसलिए मैं इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। और फिर आगे जब ऐसे उस सीनियर का जब कैसे बताना हो जाता है तभी हम देखते हैं कि जय हमें बता रहा था कि अगर मैं सारी चीजों को हटा भी दूं तो भी मुझे चीजें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगती है कि जो यंग मास्टर है भला इनका किस तरीके की चॉइस है। और ऐसा तो होता है कि चॉकलेट देख के बोल रहा था और साथ ही वो ये भी बोलता है कि भला किस टाइप के लड़के को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की चीजें पसंद आती है। और फिर आगे वो बोलता है कि जब इस टाइम पे बाकी के बच्चे अपने आप को शो ऑफ करने में फोकस करते हैं और जब यहाँ के बाकी के बच्चे वो लोग ट्राई करते हैं कि वो लोग अपने वेल्थ को और अपनी ताकत को शो ऑफ करे, यंग मास्टर तो वो लोगों से बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है और वो तो थोड़ा सा चीप तरीके से रहने का ट्राई करते हैं। और मुझे तो लड़का थोड़ा सा वियर्ड भी लगता है और अगर मैं नोटिस करता हूँ तो फिर इसका म्यूजिक का टेस्ट भी बाकी लोगों से कुछ ज्यादा ही अलग तरीके का है, जो चीज तो मुझे थोड़ी सी बहुत ज्यादा लग
लगती है बाकी लोगों से। और हाँ, मैं जितना इस यंग मास्टर तह के बारे में जानता हूँ, मुझे तो आगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेंज और उतना ही बाकी ज्यादा लोगों से ज्यादा अलग लगता है। बट अगर मैं स्ट्रेंजर लोगों की तरह तह को देखूं, तब तो मुझे तह के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं लगता है, क्योंकि मुझे तो इस लड़के के अंदर कोई भी पैसा, वुमेन या फिर बाकी तरीके की इशू नहीं दिखाई देती है जो कि इस लड़के के अंदर बेकार तरीके की क्वालिटी हो। और ऐसे तो अपने पैसों को भी ज्यादा खर्च करना पसंद नहीं है। और हाँ, ये तो उस टाइप का लड़का भी है जिसको तो रात के टाइम एंजॉय करने का कोई भी मजा नहीं आता है। और इससे उसका मतलब यह है कि तह को तो रात के टाइम में पार्टी करना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, जैसे कि बाकी लोगों को पसंद आता है। और अगर साथ ही में मैं बात वुमेन की करूँ, तभी फिर हम एक पास का सीन देखते हैं जहाँ पे एक लड़की तह को बोल रही थी कि तह, तुम्हें पता है मैं तो स्कूल से तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती थी, बट हाँ मुझे पता है कि ये चीज तुम्हारे लिए कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स स्कूल में तो बहुत सारी लड़कियां तुम्हें लाइक करती थी, इसलिए तुम्हें पता है तब के टाइम में तुम मुझे इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सामने से तुम्हारे पास आके तुमसे तुम्हारा नंबर मांगू। और इसलिए तह, मैं अब तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझे नंबर दोगे। और फिर तभी हमें देख पाते हैं कि वो लड़की तो ऐसी शर्माते हुए तह को कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रपोज कर देती है, बट तभी तह तो उसे तुरंत सॉरी बोल के उसे तुरंत वही रिजेक्ट करके मना कर देता है। और मे बी बिकॉज इस चीज का रीजन ये है कि वो इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका है और अब उसे ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तभी हम एक और लड़की का सीन देखते हैं जहाँ पे लड़की तह को कह रही थी कि तह, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी फर्स्ट हूँ और मैं वो लड़की हूँ जिसने तुम्हें पहले लाइक किया था और जो कि तुम्हें बहुत टाइम से लाइक करते हुए आ रही है। पर तभी जब तह उसकी बात को इग्नोर करके विवाह से जा रहा था, तभी तो रोते हुए उसे ये भी बोलती है कि तह, तुम प्लीज यहाँ से मत जाओ और तुम प्लीज मेरे पास ही रुको। बट तभी जब एक लड़की जो कि बाकी लोगों की क्रश होती है और जिसको तो बाकी लोग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पाना चाहते हैं, वो लड़की जब तह के साथ अपनी लाइफ को टाइम स्पेंड करना चाहती थी और वो लड़की जब बहुत ज्यादा डेस्परेशन में थी कि वो तह के साथ एक बहुत ज्यादा अच्छी लाइफ को स्पेंड कर पाए, तब तो तह उसे भी रिजेक्ट करके उसकी बात को नहीं सुनता और उससे भी अलग हो जाता है। जैसा कि हम इमेज में भी देख पा रहे थे, उस लड़की के बार बार बोलने के बाद भी तह उसकी बात को नहीं सुनता और वो उसे रिजेक्ट करके वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद इन सारी चीजों के बारे में याद करते हुए आगे बोलता है कि भला चेयरमैन यहाँ पे आके किस तरीके की रिपोर्ट को लेना चाहते हैं। और फिर तभी इस टाइम पे हमें बताया जाता है कि अभी करेंटली लीजा बहुत ज्यादा क्रूशियल सिचुएशन में फंसा हुआ है और यहाँ पे उसे डिसाइड करना है कि भला भी अचानक से चेयरमैन ने उसे क्यों कॉल किया है और भला भी वो यहाँ पे तह के रूम में आके क्या इन्फॉर्मेशन को निकालना चाहते हैं। और फिर आगे तह के पास की मेमोरी को ऐसे याद करते हुए बोलता है कि बटा, अगर मुझे तह के अंदर कोई कमी को निकालना हो तो वो कमी और फ्लॉ बस उसके वुमेन को लेकर टेस्ट के बारे में ही आएगी, जहाँ पे मुझे तो ये चीज बहुत ज्यादा अनहाइजीन लगती है। और अगर मैं सच बताऊँ तो जब तक ये चीज कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, तब तो मुझे ये चीज थोड़ी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं लगती है, क्योंकि मैंने तो ऐसे काम करते हुए बहुत सारे ऐसे अमीर लोगों को देखा है जिन अमीर बच्चों को अपने से ओल्डर वुमेन पसंद आती है। और हाँ, मैंने तो पहले भी इस बारे में सुना है कि अमीर बच्चों को तो कुछ ज्यादा ओल्डर वुमेन के लिए पसंद आती है। और हाँ, फिर अगर अभी यंग मास्टर चाहते हैं कि और वो यंग मास्टर अभी एक ओल्डर वुमेन के साथ रह के उसके साथ बहुत ज्यादा अच्छे टाइम को स्पेंड करना चाहते हैं, तो मुझे चीज में कोई बुराई नहीं लगती है। और भला ये चीज मेरे हिसाब से तो कोई बड़ी प्रॉब्लम होनी भी तो नहीं चाहिए ना। और फिर आगे ऐसे में बताता है कि जैसे उसने तह के साथ रह के और ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उसे तो थोड़ा सा और ज्यादा अजीब लगने लगा। और साथ ही में तो उसे यंग मास्टर का यही स्टेज थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग लगने लगा। और फिर वो आगे बोलता है कि शायद से जो चेयरमैन ने उसे बताया था कि तह का बिहेवियर एक थोड़ा सा इसेंट्रिक बिहेवियर है, मतलब कि उसका बिहेवियर बाकी दूसरे लोगों से थोड़ा सा अलग और बाकी लोग से थोड़ा सा स्ट्रेंज और अजीब टाइप का है, उनका शायद से इन्हीं सारी चीजों से मतलब था। और हाँ, मुझे जो पहले लगा था कि जो चीजें मेरे लिए फाइन है और जो चीजें बाद में मुझे बहुत ज्यादा तंग नहीं करेगी, वो तो आखिरी में मुझे बहुत ज्यादा बॉदर कर रही है और वो चीजों ने तो अभी करेंटली कुछ ज्यादा अजीब सा मोड़ ले लिया है। और फिर आगे जो ऐसी सारी बातों को सोचना बंद करता है और फिर अगले सेकंड हमें देखते हैं कि जब अपनी बिल्डिंग में पहुंच गया था और फिर तभी बहुत ज्यादा हड़बड़ी में चलते हुए बोलता है कि अगर अभी समहाउ चेयरमैन व्योम ने इस चीज को एंटिसिपेट कर लिया था, उन्होंने इस चीज के बारे में सोच लिया था कि तह आगे पक्का से ऐसी कोई न कोई अजीब सी चीजें करेगा जिसके कारण बाकी लोगों का टेंशन उसके ऊपर आ सकता है, तो फिर शायद से वो पक्का इन सारी चीजों के कारण यहाँ पे आ रहे हैं। और शायद से तो उन्हें ऑलरेडी इन सारी फीलिंग के बारे में पता होगा। और मुझे तो भी ऐसा लग रहा है कि चेयरमैन ने तो अपने और अपने बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके रखा है, इसलिए अभी सारी चीजों को परफेक्टली कैलकुलेट करके वो अभी करंटली यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो पक्का मौका बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होगा जब उनका बच्चा घर में नहीं है और अभी उसकी घर की चेकिंग कर सकते हैं। जिसके बाद आगे खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में आके बोलता है कि तुम्हें भला आगे क्या होगा अगर मैं चेयरमैन को तह के इन सारे बिहेवियर के बारे में सब कुछ एकदम सच बता दूंगा, तो फिर अगर उन्हें सारी चीजों के बारे में पता चल गया तो फिर क्या वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को और इन सारी चीजों को अपने छोटे बच्चे के अगेंस्ट यूज करेंगे, क्योंकि वो उनका इलेजिमेट चाइल्ड है और वो उनके अच्छे तरीके से पैदा हुआ चाइल्ड नहीं है, इसलिए वो कहीं सारी चीजों को अपने छोटे बच्चे के खिलाफ तो यूज नहीं करेंगे ताकि वो अपने पूरी प्रॉपर्टी, अपने पूरे पावर और अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने ओल्डर बच्चे को दे पाए और अपने छोटे बच्चे से छीन पाए। बट ये चीज तो ऐसी है जो कोई आम इंसान करेगा, बट हाँ चेयरमैन तो बाकी लोगों से कम्प्लीटली अलग है, तो फिर क्या उन्हें सेम ये सारी चीजें बॉदर करेगी भी, क्योंकि वो तो एक ऐसे मैन है जो कि बहुत ज्यादा रूटलेस है और वो तो किसी से भी नहीं डरते हैं। और अगर सही में उनका बस चले तो फिर वो तो अपने छोटे बच्चे और अपने यंग मास्टर के उसके पूरी एग्जिस्टेंस को कम्प्लीटली मिटा सकते हैं और वो तो उसे कम्प्लीटली
कंप्लीटली गायब कर सकते हैं। बट क्या वो सही में बस इतने छोटे से कारण के लिए इतने बड़े स्टेप को उठाएंगे? जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि जे ऐसी बहुत ज्यादा घबराते हुए उसी रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे तो बहुत सारे फ्लावर के छींटे पड़े हुए हैं। और फिर तभी उसे अपने पास की उस लड़की की बात भी याद आती है जहाँ पे वो लड़की उसे कह रही थी कि जय तुम्हें पता है ना कि तुम तो इस टाइप के इंसान नहीं हो जिस इस टाइप के बहुत ज्यादा बड़े मैटर में इन्वॉल्व होना चाहिए, और इसलिए जय अगर तुमसे हो पाए तो तुम जल्दी से इस काम को छोड़ दो क्योंकि ये काम तो तुम्हारे टाइप का नहीं है और तुम तो एक ऐसे इंसान हो जिसका हार्ट इस टाइप के काम को करने के लिए कुछ ज्यादा ही प्योर हार्टेड है। और वो तो इस टाइम पे अपने उसी डिसीजन को रिग्रेट कर रहा था कि भला उसने अपनी उस गर्लफ्रेंड की बात को क्यों नहीं मानी। और इसलिए तो आगे भी बोलता है कि वो लड़की तो मुझसे सही कह रही थी और मुझे तो शायद से पहले ही प्लेस में इस टाइप के बेकार सिचुएशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। जिसके बाद आगे हमें देखते हैं कि लीजे ऐसी बहुत ज्यादा घबराते हुए टाहा के पूरे रूम को साफ करने लगता है और उसके पूरे रूम को सफाई करने लगता है ताकि वहाँ पे एक भी प्रूफ ना छूटे। वो भी साथ ही में ये बोलते हुए कि अगर तब यहाँ पे क्या होगा अगर चेयरमैन को अपने छोटे बच्चे के इन सारे बिहेवियर और अपने छोटे बच्चे के इन सारे बिहेवियर चीजों के बारे में पता चल गया कि वो तो बाकी लोगों से कितना ज्यादा अलग तरीके का बच्चा है, और अगर उन्हें गलती से इन सारी चीजों के बारे में पता चल गया तो फिर क्या वो अपने छोटे बच्चे का फ्यूचर को बर्बाद कर लेंगे। और मुझे तो खुद इस चीज के बारे में कंफ्यूजन हो रही है कि भला आगे यंग मास्टर का फ्यूचर किस टाइप से आगे बढ़ेगा। बट अभी फिलहाल के लिए तो मैं यही कर सकता हूँ कि मैं ये सारी चीजों को पूरी कम्प्लीटली हाइड कर लूँ, जैसे कि पहले पूरी तरीके से छुपके से पड़ी हुई थी। और फिर आगे होता है कि चिंता में ऐसी ही सारी चीजों को बोलते हुए ताहा के पूरे रूम को साफ कर देता है जहाँ पे साथ ही में उसका वियर्ड सा टेडी बियर भी था जिसको बहुत ज्यादा संभाल के रखता था। और फिर तो ये भी बोलता है कि टेडी बियर तुम यहीं पे रुको और मैं जल्दी से सारा काम निपट जाएगा, मैं तुम्हें वैसे यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। जिसके बाद आगे बोलता है कि भला चेयरमैन यहाँ पे एग्जैक्टली किस चीज को देखने के लिए आ रहे हैं, और अगर उनका छोटा बच्चा बस एक प्लेजर टेकिंग फुल हो जिसको तो बस प्लेजर लेना ही पसंद हो तो फिर भला चीज में क्या बुराई है, क्योंकि चेयरमैन के अंदर तो इतनी ज्यादा पावर है कि वो तो उसे कम्प्लीटली रफा दफा कर सकते हैं और वो तो इस टाइप की वुमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आसानी से निपट सकते हैं। और अगर एंड्रयू चेयरमैन बस यही चाहते थे कि उनका छोटा बच्चा बस एक नॉर्मल लाइफ को जिए तो फिर क्या उनको स्टार्टिंग से ही अपने छोटे बच्चे को कोई लड़की से इंट्रोड्यूस करके उसकी सेटिंग नहीं करवा देना चाहिए था, और या फिर इसे भी बहुत ज्यादा अच्छा वो तो उसे कमरे में पूरी तरीके से बंद करके रख लेते ताकि कोई बड़ी प्रॉब्लम बने ही ना। और फिर जब तह ऐसी बोल रहा था तभी हमें देखते हैं कि चेयरमैन तो ऐसी धीरे धीरे चलते हुए तह के रूम में आते ही जा रहे थे। और फिर तभी हमें बताया जाता है कि लीजे तो एक ऑर्डिनरी मैन है जिसका भी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि भला भी वो आगे क्या करे और भला भी वो इस बहुत ज्यादा बेकार सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। और इस टाइम पे तो भी कंफ्यूजन में था कि भला भी चेयरमैन यहाँ पे किस टाइप की रिपोर्ट को लेने आ रहे हैं अपने बच्चे से रिलेटेड। और इसी के साथ अगले सीन में हमें देखते हैं कि चेयरमैन भी हमने तह के रूम में एंटर कर लिया था और फिर आगे वो ऐसे पूरे रूम की देखरेख करते हैं और वो तह के पूरे कमरे की और उस पूरी बिल्डिंग की देखरेख करते हैं कि भला वहाँ पे कोई वेट सी चीज तो नहीं है जिससे पता लगे कि तह के बिहेवियर बाकी दूसरे बच्चों से बहुत ज्यादा अलग है और वो आगे उनके लिए कोई परेशानी बन सकता है। जिसके बाद आगे जब वो ऐसी चारों तरफ घूम के पूरे कमरे की निगरानी कर रहे थे तब तो उन्हें ज्यादा कुछ चीज नहीं दिखाई देती, जिस चीज को देख के तो लीजे भी आगे बोलता है कि ये तो भी ऐसे हाउस के अंदर आया है जिसको देख के तो ऐसा भी नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई इंसान रहता भी होगा, तो फिर भला भी यहाँ पे क्या देख रहे हैं और भला भी यहाँ पे क्या चीजों को क्लोजली और बहुत ज्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीजें तो मैं खुद भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ। और फिर आगे जब ये ऐसी कंफ्यूजन में था तभी हमें देखते हैं कि चेयरमैन तो उस रूम की देखरेख को बहुत ज्यादा अच्छे से कर रहे थे और वो तो वहाँ के बहुत ज्यादा सारी चीजों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहे थे। बट लीजे ने तो अपना काम इतने ज्यादा सफाई से कर दिया था कि उन्हें तो एक रोज के टुकड़े को भी दिखाई नहीं देगा। और इसलिए लीजे बहुत ज्यादा घबराते हुए ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि टफ टाइम है बट ये टाइम बहुत ज्यादा आसानी से निकल जाएगा क्योंकि मैंने तो यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज को नहीं छोड़ा है जिससे उन्हें पता लगे कि उनका छोटा बच्चा किस टाइप का इंसान है, और एटलीस्ट शायद से तो मैं तह को आज के लिए तो बचा ही सकता हूँ। जिसके बाद अगले सेकंड हमें देखते हैं कि जय जब ऐसे घबराया हुआ था तभी चेयरमैन भी मुझसे बोलते हैं कि जय तुमने तो सही में अपने काम को बहुत ज्यादा अच्छे से कर लिया है। और फिसले आगे अपने आपको ये भी बोलता है कि लीजिए तुमने तो ऐसे में बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है तह के सारे फर्स्ट लव की चीजों को छुपाने में और ऐसी चीजों को छुपाने में जो चीजें चेयरमैन के टेंशन को ड्रॉ कर सकती है। और अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से तो मैं आज तह को फिलहाल से तो आज के लिए थोड़ा सा बचा ही लूंगा। और इसी के बाद आगे जब वो ऐसे पूरा काम था तभी फिर वो आगे चेयरमैन से पूछता है कि चेयरमैन तो फिर क्या आपने सारी चीजों को पूरी तरीके से देख कर लिया है। तो फिर तभी हमें देखते हैं कि पहले तो चेयरमैन थोड़ा सा अपने जगह में रुकते हैं और फिर थोड़ा सा साइड में देखते हैं और फिर अगली सेकंड में पहले तो अपने हाथ को ठीक करते हैं और फिर आगे जिसके पहले की जगह को समझ में आए वो तो अगले सेकंड जय को इतना जोर से पंच मारते हैं कि उसके तो मुंह से खून आ गया था और वो तो अगले सेकंड जल्दी से जमीन में गिर के बैठ गया था। और इस टाइम पे तो खुद कंफ्यूजन में आ गया था कि भला चेयरमैन यहाँ पे क्या चीज को देख लिया है। बट अभी अगले सेकंड हमें देखते हैं कि चेयरमैन भी अमली जय को उसके बालों से पकड़ के उठाते हैं और फिर आगे उसे कहते कि जय मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए तो तुम मेरे छोटे बच्चे से कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गए हो और अभी तो तुम्हें मेरे छोटे बच्चे की कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। जिसपे जय कहता है कि आई एम सॉरी और आप प्लीज मुझे माफ कर दो। बट फिर तभी अगले सेकंड चेयरमैन उसे कहते हैं कि अभी तो मुझे इन सारी चीजों को देख के ऐसा लग रहा है कि फिलहाल के लिए मेरा छोटा बच्चा किसी वुमेन को देख रहा है और अभी शायद से वो किसी और दूसरी वुमेन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। तभी उनकी मुझे ये बात को सुन के तो जब पूरा कंफ्यूज हो गया था जैसे कि वो खुद कंफ्यूजन में हो कि भला चेयरमैन ने इस चीज को कैसे पता लगा लिया और भला उन्हें इस चीज के बारे में कैसे पता लग गया। तभी चेयरमैन उसे कहते हैं कि भला तुम इतना ज्यादा सरप्राइज क्यों बिहेव कर
रहे हो। और फिर आगे उसे बताते हैं कि क्या ये चीज कुछ ज्यादा ऑब्वियस नहीं है कि जब कोई मैन ऐसे बिहेव करने लग जाए जैसा कि उसका कैरेक्टर पहले था ही नहीं, और जब एक मैन अपने ही कैरेक्टर से आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करने लग जाए तो फिर इसका रीजन बस एक वुमेन के अलावा और क्या हो सकती है, और भला इसका रीजन एक वुमेन के अलावा और क्या ही हो सकता है। और फिर तभी हमें फोटो के थ्रू समझ में आ रहा था कि चेयरमैन बियोम ने टहा किसी बदले हुए नेचर के बारे में कुछ उसको देख के पता लगा है, और ऐसा शायद इसलिए था क्योंकि टहा तो पहले ऐसा लड़का नहीं था जो कि कैसा लड़का हो जो कि अपने पैसे को इतने बहुत सारे शूज को लेने में खर्चा करे। और फिर आगे से वुमेन के साथ चैप्टर पे खत्म होता है। तो गाइस अब आगे जब चेयरमैन को टहा की इन सारी सच्चाइयों के बारे में पता चल गया है तो फिर अब आगे वो क्या करेंगे और अब आगे स्टोरी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इन सारी चीजों को हम नेक्स्ट एपिसोड में डालेंगे। तो फिर उसी वीडियो को मैं आज की तरह बहुत ज्यादा जल्दी से अपलोड कर दूंगा। तो गाइस उसी वीडियो को बहुत ज्यादा जल्दी से देखने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर जल्दी मिलूंगा उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।